अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियां बहुत अच्छी लग रही होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। और हाँ, आप किस मुल्क या शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताया कीजिए। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक है, लिहाजा दिल थाम के सुनिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये वाकया कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2021 की एक सर्द रात थी जब मैं और मेरी बीवी नायरा सो रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा कि मेरे भाई असलम की कॉल आई। हेलो अरहम, मुझे बचा लो। मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। तुम जहां पर भी हो मुझे बचा लो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरे भाई को क्या हुआ? मैंने सोचा शायद छोटा है और हमेशा की तरह मुझसे मजाक कर रहा है। मेरा भाई असलम मुझसे 4 साल छोटा था। हम लोग 2 ही बहन भाई थे। हमारे माँ बाप का बचपन में ही एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मैंने और मेरे भाई ने सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी। फिर मेरी शादी मेरी खाला की बेटी के साथ हो गई। भाई को हमने शादी का बहुत कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक ही उसने शादी भी कर ली और एक दिन आ गया हमारे घर। मैं और मेरी बीवी नायरा बहुत खुश थे कि चलो जैसे भी की शादी तो की। फिर हमने उसे बहुत कहा कि हमारे साथ एक ही घर में रहे, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि मैं प्राइवेसी चाहता हूँ। अगर साथ रहेंगे तो कुछ देर के बाद हमारी बीवियां लड़ने लग जाएंगी और भाइयों के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि हम जरा अलग अलग घरों में रहें। इस तरह हम सारी जिंदगी मिलते रहेंगे। मुझे भी बात लॉजिकल लगी और मैंने कहा ठीक है। ये तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने से मेरे भाई की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अब अचानक मुझे लगा शायद ये मजाक कर रहा है। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने उसे डांटा कि ये कोई वक्त है मजाक करने का। लेकिन उसने आगे से कहा, नहीं मेरे भाई अरहम, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा लो। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। मैंने कहा, तुम रुको, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। उसने कहा, मैं घर पर हूँ, जल्दी आओ। मैंने फौरन कॉल काट दी और मैं खुद भी बहुत डर गया था। मैं फौरन से उठा और साथ ही अपनी बीवी को उठाया, अपनी गन पकड़ी। मेरी बीवी परेशान हो गई। उसने कहा, क्या बात है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा, जल्दी से उठो और दरवाजा लॉक करो। मुझे लगता है कि मेरा भाई किसी मुश्किल में फंस गया है। वो भी साथ आना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, न जाने वहां पर कैसे हालात होंगे। तुम घर पर रहो, मैं जा रहा हूँ। उसकी कॉल आई थी, वो बहुत परेशान है। अल्लाह खैर करेगा, आप आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। रात बहुत हो गई है, नायरा ने घबराते हुए कहा। ओके ओके, डोंट वरी। मैं नायरा को दिलासा देकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और असलम के घर निकल पड़ा। असलम मेरा बहुत प्यारा भाई था। मैं उसे बच्चों की तरह प्यार करता था। मैं परेशान हो गया था कि ऐसा क्या हो गया है, उसे कौन मारना चाहता है। मैं यही सोचते सोचते मुसलसल गाड़ी चला रहा था और एकदम असलम का घर आ गया। मैं घर से बाहर रुका, गाड़ी पार्क की और फौरन ही दौड़ता हुआ उसके घर के करीब गया। उसके घर के बाहर एक कब्रिस्तान भी था। मैंने फटाफट उसका गेट नॉक किया, लेकिन गेट तो पहले से खुला हुआ था। मैं फौरन से घर के अंदर घुसा। असलम, असलम, मैंने उसको पुकारा, लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। एकदम खौफनाक सन्नाटा था वहां पर। मैं भागकर सारे घर को देखने लगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उस घर में जगह जगह पर खून के निशानात थे। मैंने जब लाइट ऑन की तो मेरे आसान खता हो गए। मैं जैसे ही असलम के कमरे में गया, मेरे मुंह से एक बुलंद चीख बरामद हुई। बेड के पास मेरा भाई फोन में लथपथ पड़ा था। मैं एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ा के, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जख्मी हुआ है, इसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी, टांग वांग में गोली लगी होगी। मैंने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन मेरा भाई तो मर चुका था और उसकी बीवी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। कमरे से लेके दरवाजे तक सिर्फ खून के धब्बों के निशान थे और साथ में नंगे पैर जो कि खून में डूबे हुए हों।
मैं फौरन अपने दोस्त शमून को कॉल की, जो पुलिस में था। उसे सूरत हाल से आगाह किया। उसने मुझे हौसला रखने को कहा। मैं ज़ारो कतार रो रहा था। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सका मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने सोचा कि मैं उतनी देर पैरों के निशानात का पीछा करता हूँ। मैंने टॉर्च की रोशनी में निशानात का पीछा किया और पीछा करते करते मैं कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। रात के अंधेरे ने कब्रिस्तान को और भी वहशतनाक बना दिया था। मैं भी कब्रिस्तान के गेट के पास ही पहुंचा था कि मेरे दोस्त शमून की कॉल आई। हेलो अरहम, तुम कहाँ हो? मैं असलम के घर के पास जो कब्रिस्तान है वहां पर हूँ। तो शमून ने कहा कि मैं उसके घर के पिछली तरफ कब्रिस्तान की पिछली साइड पर हूँ। मैं फौरन वहां आ गया। चंद लम्हों बाद शमून मेरे सामने था। यार अरहम, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ तुम्हारे भाई की मौत का। मैं ज़ारो कतार उसके गले लग के रो पड़ा। मगर तुम यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? शमून ने मुझसे सवाल किया। मैंने उसको बताया कि मेरे भाई के घर से खून के पैरों के निशानात थे जो कि इस कब्रिस्तान तक आ रहे थे। वो भी परेशान हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई दुश्मन था तो वो फायरिंग करके गाड़ी में आया होगा और गाड़ी में ही चला गया होगा। भला उसका कब्रिस्तान में क्या काम? नहीं यार, मेरा भाई बहुत शरीफ इंसान था, तुम जानते हो। उसकी किसी से भी इस तरह की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा है। मेरी भाभी का कुछ भी पता नहीं है। ये ना हो कि उसे कोई गुंडे अपने साथ ले गए हों। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये पाँव के निशानात यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि ये मेरे भाई के खून में लुथड़े हुए निशानात हैं। मैंने उससे कहा, चलो निशानात का पीछा करें। उतनी देर में उसने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी ताकि वो मेरे भाई की डेड बॉडी को घर से उठा कर ले जाए। हम निशानात का पीछा करते करते कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। निशानात एक दरख्त के पास आकर खत्म हो गए। यार, निशानात तो यहाँ आकर खत्म हो गए, शमून ने कहा। चलो दरख्त के पीछे देखते हैं, मैंने कहा। हम दरख्त के पीछे गए। दरख्त के पीछे कब्र के पास का मंजर देखकर तो मेरे औसान खता हो गए। ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। वो मेरे भाई असलम की भाभी हानिया थी जो कब्र के पास बेहोश पड़ी थी और उसी के पैर खून से भरे हुए थे। ओह माय गॉड, इसका मतलब है असलम का खून भाभी ने किया है? मैंने हैरान होकर पूछा। देखकर तो मुझे भी यही लगता है, शमून ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। चलो इसको अस्पताल ले चलते हैं, मैंने कहा। शमून ने फौरन एक और एम्बुलेंस मंगवाई और फिर मैं घर आ गया। क्या हुआ अरहम, अब तुम कैसे हो? मेरे घर पहुंचते ही मेरी बीवी ने मुझसे पूछा। मैं ज़ारो कतार रोने लगा। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी अपने भाई के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। मैं भाई के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरी बीवी मुझे हौसला देने लगी। वो भी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उसको सारी बात बताई। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसने कहा, आप थोड़ा आराम कर लें, और मैं बेड पर लेट गया। मैं आंखें बंद करके लेट जाना चाहता था क्योंकि सुबह सारा दिन मुझे मालूम था कि मुझे अस्पताल और थानों के चक्कर लगाने हैं। मेरी आंख सुबह 7 बजे खुली। मैं फ्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर आया, नाश्ता किया और साथ ही शमून की कॉल आ गई कि तुमसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है, क्या थाने आ सकते हो? भाभी को होश आया? मैंने झट से सवाल किया। नहीं यार, अभी उनको होश नहीं आया, लेकिन कुछ जरूरी बात करनी है, शमून ने कहा। ओके। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। कुछ ही देर के बाद मैं शमून के थाने में पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मैं थाने में घुसा तो शमून ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। जिसका भाई एक रात पहले मर गया हो, उसका क्या हाल होगा शमून? मैं फिर रोने लगा। शमून ने मुझे हौसला दिया और उसने कहा, अगर तुम हौसले से काम नहीं लोगे तो फिर हम इस केस की तह तक नहीं पहुंच सकते। कुछ जरूरी मालूमात लेनी है भाभी के बारे में। मैं एकदम परेशान हो गया। क्यों, क्या हुआ भाभी को? मैंने तजस्सुस भरी नजरों से शमून को देखते हुए सवाल किया। भाभी का बैकग्राउंड क्या है? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ से आई है, क्या करती है, किस फैमिली से ताल्लुक रखती है? शमून ने सवाल किया। यार, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी एक मामी थी और उसी ने उसे माँ बाप बनकर पाला था। हमें यही बताया गया था
کہ اس کے ماں باپ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ سب معلومات بھی میرے بھائی نے ہی مجھے دی تھی۔ میں اس کی مامی سے کبھی ملا نہیں تھا۔ یار میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا معاملہ دیکھ کر میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ بھابھی ہی نے سب کچھ کیا کرایا ہے۔ میں اس معاملے کی بہت اچھے سے چھان بین کر رہا ہوں۔ اگر کہیں سے بھی کوئی سراغ ملا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، شمون نے جواب دیا۔ میں نے شمون کو خدا حافظ کہا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں غم اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ میرے لیے تو جیسے آج کا سورج نکلا ہی نہیں۔ کل جو سورج غروب ہوا وہ شاید میری ساری خوشیاں اور خواہشات بھی لے کر غروب ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کی اتنی اندھوناک موت، اور اوپر سے سارا کا سارا شک بھابھی پر۔ یا اللہ، یہ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ کھانے کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا کہ اب آپ تھوڑا آرام کر لیں، آپ کی حالت بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، آرام تو دل کے سکون سے ہوتا ہے، اور میرے بھائی کی موت کے بعد میرے دل کو ہی سکون نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کرنے لگے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس لڑکی نے ہی ہمارے بھائی کو؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شمون تو یہی کہتا ہے، اور میں نے بھی وہاں پر جو چیز دیکھی وہ یہی تھی۔ میرے بھائی کے خون میں جس کے پاؤں لتھڑے ہوئے تھے وہ لڑکی ہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ ہانیہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی لڑکی خود اپنے شوہر کا خون کرے گی، لیکن کیوں؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، دولت، عزت، جو اس نے چاہا اس نے سب کچھ پا لیا۔ میرے بھائی نے اسے بہت خوش رکھا تھا، اور دونوں میں کبھی ایسا لگا بھی نہیں کہ کوئی بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ نہ جانے اس سب کے پیچھے کا راز کب افشاں ہوگا۔ میں پریشانی کے عالم میں دوبارہ سے بستر پر آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ اگلے دن پھر شمون کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کیس کے بارے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یار ارحم، میرے پاس کل ایک گاؤں کے کچھ لوگ آئے تھے، اور ساتھ میں ان کا تھانے دار بھی تھا جو کہ میرا کزن بھی ہے۔ بات چیت کے دوران میں نے اسے تمہارے بھائی کے حوالے سے پورا کیس بتایا۔ وہ لوگ بھی کچھ اسی قسم کا کیس لے کر کچھ عرصہ پہلے میرے کزن کے پاس آئے تھے۔ میرا کزن بہت حیران تھا، وہ بھی ابھی تک اس کیس کا سراغ ہی لگا رہا تھا۔ تقریباً تمہارے بھائی سے شادی سے 3 مہینے پہلے بالکل اس طرح کا واقعہ اس گاؤں میں پیش آیا تھا۔ جو بندہ اس گاؤں میں قتل ہوا اس کی شادی کو بھی ابھی بمشکل 2 سے 3 مہینے ہی ہوئے تھے، اور وہاں ابھی ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے گئے تھے، لیکن وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں یہ سن کر فوراً حیران رہ گیا، اور میں نے کہا کہ میں تمہارے اس کزن سے ملنا چاہوں گا۔ اس نے کہا بالکل، میں نے اسے بھی بلا لیا ہے، کچھ ہی دیر میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت انویسٹیگیشن کی، جس کے بعد ہمیں اس کے پچھلے 3 سال کا ریکارڈ ملا ہے، اور اس میں ایسے ہی کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں شادی کے 2 سے 3 مہینے کے اندر خاوند کی لاش ملتی ہے، اور وہاں پر ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ شمون کی اس بات نے مجھے بہت چونکا دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور اسلم کے واقعے میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ ان کا گھر بھی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستانوں کے پاس ہی تھا، اور ان کی شادی بھی یوں ہی ایک دم ہوئی تھی جیسے تمہارے بھائی نے کی۔ لیکن یار، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہانیہ بھابھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بار ثبوت لے کر ہی آیا ہوں، یہ کہہ کر شمون نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر بہت ساری جگہوں پر مزید گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے، اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے ہی اس تصویر کو پہچان لیا، اور ہر گاؤں میں اس لڑکی کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس کا نام عائشہ بتایا گیا تھا۔ میرا دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا، اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھابھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کل صبح ہم ہاسپٹل چلیں گے اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے، شمون نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات میں شمون سے اجازت لی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ میرے ذہن نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اپنی بیوی کو ان ساری باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس پر بالکل یقین نہیں کر رہی تھی۔
हानिया तो शक्ल से बेहद मासूम और शरीफ थी और वो बहुत ही फर्मा बरदार थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यकीनन शमून भाई को कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बीवी ने कहा। नहीं यार, इस बार तो शमून के पास पक्के सबूत हैं और उन्होंने इसके बाद ही मुझे बुलाकर इन सब बातों के बारे में बताया है और मैं इस वक्त शदीद हैरान हूँ। अब कल हम हॉस्पिटल जाएंगे और बाकी सारी बातों का पता लगाएंगे। जैसे तैसे करके मैंने वो रात गुजारी। सुबह सवेरे ही मैं शमून के घर गया और उसको साथ लिया और हम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब, क्या हानिया को होश आया? शमून ने पूछा। वो बिल्कुल ठीक है और हमें उम्मीद है कि उनको 24 घंटों तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। यार, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। हमें चाहिए कि हम किसी बाबा जी से भी इस बारे में बात करें, मैंने शमून से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई और मखलूक है? हाँ यार, अगर ये कोई और मखलूक ना होती तो तुम्हें क्या लगता है कोई लड़की पागल है कि हर 2-3 महीने बाद शादी करेगी और अपने शौहर को बिला वजह ही मार देगी? मैंने शमून से कहा। तो शमून ने मुझे कहा, यार अरहम, तुम बहुत मासूम हो। इस तरह की खवातीन अपने शौहरों को मारकर उनके इनर ऑर्गन्स मार्केट में सप्लाई करती हैं। तो मैंने शमून को कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने सारे केस की तहकीकात के दौरान क्या किसी एक शख्स के भी इनर ऑर्गन्स में कमी पाई? तो शमून एकदम खामोश हो गया। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनमें सिर्फ खून नहीं होता, बाकी तो तमाम ऑर्गन्स होते हैं और खून का गायब हो जाना यकीनन किसी गैर मरई ताकत की तरफ निशानदेही करता है। तो मैंने उससे कहा, अब मानते हो ना कि हमें किसी बाबा के पास ही जाना चाहिए? मैंने शमून से कहा। तो उसने कहा, हाँ, मेरे एक बाबा हैं जानने वाले। मैंने कभी उनसे इस तरह के काम के हवाले से बात तो नहीं की, लेकिन उनकी शोहरत दूर दूर तक सिर्फ इसी कामों के हवाले से फैली हुई है। मैंने उसको कहा कि रुको, मैं यहाँ पर अपनी एक लेडी कांस्टेबल छोड़ देता हूँ ताकि वो यहाँ पर इस लड़की के पास रहे। उसके बाद हम बाबा जी के पास चलेंगे। और फिर हम गाड़ी लेकर बाबा जी के पास निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे। हमने भी वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाबा जी के पास बैठ गए। सलाम दुआ करने के बाद उन्हें सारा वाकया बताया। बाबा जी, जिनका नाम मेराज था, उन्होंने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, ये क्या मामला है, जाओ जाके पता लगाओ। फिर वो हमसे मुखातिब हुए। मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने खाली दीवार की तरफ मुंह करके किससे बात की। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और फिर कहने लगे, मैं जान गया हूँ कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो बच्चे। मैंने अपने मौक्कल को भेजा है ताकि वो इन सारे मामलात का पता लगा कर आ सके। थोड़ी देर इंतजार करें, इसके बाद सारे मामले का पता चल जाएगा। ये कहने के बाद बाबा मेराज जी फिर अपने अमल में मसरूफ हो गए और मैं और शमून वहां से बाहर आ गए। हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। हमने अपने साथ बर्गर और बोतल ली थी, वो खाना शुरू कर दी। अभी हम बातों में मसरूफ थे कि अचानक शमून को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आई। हेलो सर, एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज में शमून से बात की। सर, वो लेडी कांस्टेबल को यहाँ से मार कर भाग गई है और लेडी कांस्टेबल के जिस्म में खून का कतरा भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि उसको कम से कम 24 घंटे के बाद होश आएगा, शमून ने डॉक्टर साहब को कहा। सर, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। उनकी हालत के मुताबिक तो उनको कम से कम 24 घंटे से पहले होश में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये सब कैसे हुआ किसी को नहीं पता, डॉक्टर ने डरी हुई आवाज में कहा। ओके, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, ये कहकर शमून ने कॉल काट दी। क्या हुआ? मैंने शमून को परेशानी के आलम में देखकर पूछा। यार, हानिया वहां से लेडी कांस्टेबल को मारकर भाग गई है, अभी डॉक्टर ने यही बताया है। ओह खुदाया, कितनी बुरी खबर है, न जाने अभी कितने और मासूम लोगों की जान जाएगी, मैंने परेशानी के आलम में कहा। चलो हम बाबा मेराज के पास चलते हैं, शमून ने कहा और हम वहां से बाबा के पास चले गए। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बाबा जी ने कहा। मैंने पता लगा लिया है, इसके पीछे एक चुड़ैल का हाथ है, जो कि आधी चुड़ैल और आधी इंसान है। ये इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। आज से कुछ साल पहले इस लड़की की माँ को, जो कि एक मुकम्मल चुड़ैल थी, एक साधु ने चिल्ला काट कर अपने कब्जे में किया था। लेकिन इससे पहले कि वो साधु उस चुड़ैल से काम करवाता, वो चुड़ैल उसको अच्छी लगने लग गई, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही मासूम। लिहाजा
उसने उसके साथ वादा किया कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगी, और ये कहकर फिर उस साधु ने उस चुड़ैल से शादी कर ली। इसके बाद उनके मिलाप से ये बच्ची पैदा हुई। इस बच्ची के पैदा होने के चंद सालों के बाद ही वो साधु और उसकी माँ जो चुड़ैल थी, वो एक अमल करते हुए जलकर भस्म हो गए। इसके बाद उसकी एक रिश्ते की फुप्पी ने इसको पाला है। कुछ अरसे के बाद उसकी फुप्पी का भी इंतकाल हो गया, और फिर ये अपनी एक मामी के पास पलती रही है, जो कि इसकी दूर की मामी लगती थी। जैसे जैसे ये जवान होती गई, वैसे वैसे इसमें चुड़ैल के आसार नमूदार होने लगे। इसकी मामी इस बात से नावाकिफ थी। वो अक्सर परेशान होती थी कि वो इसकी शादी करती है, लेकिन शादी करने के कुछ दिनों के बाद ही इसका खामन मर जाता है और उसमें खून का एक कतरा भी नहीं होता, और फिर ये दोबारा वापस अपनी मामी के घर आ जाती है। और फिर एक दिन उसने मामी को भी मारकर उसका सारा खून पी लिया और कई हफ्तों के लिए गायब हो गई, और फिर उस गांव में इसका कुछ पता न चला। फिर कुछ दिनों के इंतजार के बाद ये अपना दूसरा शिकार तलाश करने लगी, और इस तरह से अब तक ये मुख्तलिफ शिकार करती आ रही है, और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ गायब हो जाती है। शक्ल से ये बहुत ही खूबसूरत, मासूम, लेकिन चालाक बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। इसका अंदाज इंतहाई मासूमाना होता है, और हर बार कोई नई कहानी सुनाती है जिसकी वजह से किसी को शक नहीं होता। लेकिन इस दफा जब इसने तुम्हारे भाई का खून पिया तो ये बहुत ज्यादा थक चुकी थी। भागने लगी और भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक गई। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से दरख्त से टकरा कर बेहोश हो गई, और इसके पकड़े जाने की वजह यह भी बनी कि तुम्हारा भाई मरते मरते भी आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, और फिर उसने मरने से पहले तुम्हें जो कॉल की थी, और तुम चंद लम्हों में ही वहां पहुंच गए। हाँ बाबा जी, उसका फोन आते ही मैं फौरन घर से निकल पड़ा था, और उसके घर में और मेरे घर में फासला बहुत ज्यादा नहीं था। मैं जल्द वहां पहुंच गया था, लेकिन मेरे पहुंचने का क्या फायदा, मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा। काश कि वो मुझे थोड़ा पहले फोन करता, काश कि मैं वहां थोड़ा पहले पहुंच जाता। बाबा जी ने मुझे कहा कि थोड़ा हौसला रखो बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसको सजा देनी है या फिर हमेशा के लिए मारना है। तो फौरन शमून ने कहा, क्या इस पर गोली असर करेगी? हाँ करेगी, लेकिन गोली से इसकी मौत वाकई नहीं होगी। गोलियां सिर्फ इसे जख्मी कर सकती हैं, वो भी तब तक जब तक ये इंसान के रूप में रहेगी। जैसे ही ये चुड़ैल के रूप में आएगी, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फौरन अपने जख्म भर लेगी। बाबा मिराजुद्दीन ने कहा, न जाने इसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, खास तौर पर मेरे भाई असलम की। इसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे ऐसा तरीका बताएं आप कि जिससे मैं इसे खत्म कर दूं। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। बाबा जी ने कहा, ये लो कलौंजी के दाने। कब्रिस्तान में किसी पुरानी सी ऐसी कब्र जिसके पास दरख्त हो, वहां पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम्हारे भाई की रूह आए और कहे कि अरहम ये अमल छोड़ दो, मैंने उसे माफ कर दिया, या चाहे शमून आए, बेशक तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे पास क्यों ना आ जाए, हिसार से बाहर ना निकलना और ना ही अपना अमल छोड़ना। दिन में सारा दिन किसी से बात नहीं करनी, और इशा का टाइम होने के बाद तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में ना पड़े तुमने अमल नहीं छोड़ना। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहने के बाद बाबा जी ने मुझे वो अमल बताया जो चिल्ले में पढ़ना था। बाबा जी से दुआ लेकर मैं वहां से रुखसत हो गया, और अब मेरा इरादा जल्द अज जल्द उस चुड़ैल को अपने अंजाम तक पहुंचाना था। यार अरहम, तुम ये अमल ठीक से कर लोगे ना? शमून ने रास्ते में मुझसे पूछा। इंशाल्लाह जरूर कर लूंगा। मुझे उन सब मासूमों और खुसूसन अपने भाई की मौत का बदला लेना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं उसको अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। मैंने उसे जवाब दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी को सारी बात बताई और दिलासा दिया कि परेशान मत होना, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगा। ये रात भी बेचैनी में गुजरी। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले दफ्तर से जाकर छुट्टियां ले ली, क्योंकि ये चिल्ला पूरे 3 दिन का था, और इसके बाद मुझे एक दिन आराम के लिए भी चाहिए था। इसके बाद मैंने अपना जरूरी सामान लिया, शमून से मिला, और फिर बाबा जी से इजाजत लेने के बाद घर गया और रात होने का इंतजार करने लगा।
رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ میرے بھائی کے گھر کے قریب تھا، کیونکہ وہی سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ سب تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل ہی گئی، جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔ میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا، بغیر کسی فکر اور پریشانی کے۔ یہ رات سکون سے گزر گئی، اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا، اور پھر اسی طرح دوسرا دن بھی سکون سے گزر گیا اور مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا اور صبح اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی تیسری رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح حصار کھینچا اور عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم آئے اور زوروں سے گرجنے لگے۔ شدید بارش ہونے لگی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ جو کہ میرے حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ حصار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا خوف کے مارے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا، اور اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسا اور ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح کی زبان تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور حصار کے پاس آ کر کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا عمل بھی بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے حواس قابو کیے اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ وہ زوردار آواز میں گرجا، اچھا تو تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا، لیکن حصار سے ٹکرا کر باہر ہی رہ گیا اور غائب ہو گیا۔ جیسے وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی، ورنہ اس جانور کو دیکھ کر تو ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میں نے اپنا عمل دوبارہ سے شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو مزید 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دور سے مجھے شمون آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا، میں نے ہانیہ کو مار دیا ہے یار ارحم، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک دم بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ ہانیہ چڑیل ہر روپ میں آئے گی، اسی لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو نا، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے ہانیہ آتی ہوئی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ پلیز پلیز ارحم بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کہنے لگی، لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ 1 انچ بھی حصار سے باہر نہیں گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیخو پکار کرتے اور دھاڑتے وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زوردار زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی اور اس کے اندر سے بھی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، لیکن خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے ہانیہ دکھائی دی اور ساتھ میں بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے اسلم بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اسلم بھی کہنے لگا، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑ دو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، ارحم یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے بچے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ کیا بیوقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ہانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اچانک وہ میری بیوی کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ کر بولی، اگر تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں ابھی کے ابھی اس کا سارا خون پی جاؤں گی۔ میری بیوی زور زور سے چلا رہی تھی، پلیز ارحم مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ مجھے پتا تھا یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔
अब वहां से मेरी बीवी और मेरे भाई और शमून सब गायब हो चुके थे। सिर्फ वो मुर्दे और हानिया वहां पर खड़े थे। उन्होंने मुर्दों के साथ मिलकर मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी, लेकिन जो भी पत्थर हिसार से टकराता वो वहीं पर भस्म हो जाता। जिस कब्र पर मैं अमल करने लगा था वो भी अब जोरों से हिलने लगी थी। डर और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद करके अपने अल्लाह से मदद की फरियाद की और जोर जोर से अमल पढ़ने लगा। इतने में मुझे दूर से अजानों की आवाज आती सुनाई दी। आंखें खोली तो बाहर हानिया का जिस्म जल रहा था और दूर से मुझे मेरी बीवी, शमून और बाबा जी आते दिखाई दिए। इन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। हानिया का जिस्म जलकर अब राख बन चुका था। शमून ने उस राख को पास ही मौजूद गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने बहुत से मासूम लोगों के साथ साथ अपने भाई की मौत का भी बदला ले लिया था। मेरी बीवी मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैंने कहा, पगली रो क्यों रही हो? अल्लाह के फजलो करम से और बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने हमेशा के लिए उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया है। अगर वो जिंदा रहती तो न जाने और कितनी माओ के बेटे, कितने भाइयों के भाई, बहनों के जिगर के टुकड़े इसी तरह खून पी पी कर मौत के घाट उतारती जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। आज इस वाक़े को पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी जब अपने भाई को याद करता हूँ तो मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।